So हमारी जो previous conversation हुई थी that was basically about what it was about our diffusion. हमने simple और facilitated diffusion पे discussion किया था. Let's just quickly write the similarities and the differences that we okay. So okay, हम लोग basically हमने simple diffusion और facilitated diffusion cover कर लिया था. Let's just quickly write the similarities. Similarities हमने वैसे तो बहुत डिटेल में लास्ट क्लास में कवर की थी, बट लेट्स जस्ट राइट देम डाउन. एक तो ये कि हमारे पास बोथ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड आवर सिंपल डिफ्यूजन, बोथ ऑफ देम आर व्हाट, दे आर पैसिव प्रोसेसेस, so they are a type of passive transport. Then number two, obviously the movement is down the concentration gradient, क्योंकि हमारे पास passive transport में हमेशा down the concentration gradient ही movement होती है. अच्छा, सब्सिक्वेंटली अभी हमने अंडरस्टैंड किया था कि हमारे पास जब भी मूवमेंट हो रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होगी. ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी इज दैट एनर्जी व्हिच इज कंसर्न विद एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल्स स्टेट ऑफ मोशन. सो अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन देयर विल बी काइनेटिक एनर्जी. सो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज ड्यू टू kinetic energy of the molecules. अच्छा, अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, सो जो हमारे पास डिफरेंसेस प्रेजेंट है वो हमारे पास ये प्रेजेंट है दैट हमारे पास इन आवर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन the movement in facilitated diffusion, the movement is through either channel or carrier proteins, and in simple diffusion the movement is through the bilayer. So ये हमने सारी चीजें लास्ट क्लास में डिस्कस की थी. हमारे पास अब तक हमने क्या क्या देख लिया है. वी हैव सीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, हमने सिंपल डिफ्यूजन देख लिया. जो थर्ड टाइप ऑफ आवर पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो ऑस्मोसिस है ना. ऑस्मोसिस अपने आप में एक चैप्टर है, तो हम इंशाल्लाह वो कल कवर करेंगे. आज हम लोग मूव करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ. नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज व्हाट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस में हमारे पास बेसिकली दो प्रोसेसेस होते हैं जो हमारे एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस होते हैं. लेट्स राइट इट ओवर हियर. There are two processes, or you can say two transport processes. There are two transport processes which require what? Which require energy. और वो हमारे पास एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और दूसरा हमारे पास बल्क ट्रांसपोर्ट है. बल्क ट्रांसपोर्ट में फिर हमारे पास दो और फर्दर कैटेगरीज हैं, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. अच्छा, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है that when we were talking about passive processes, तो हम passive processes में कह रहे थे कि हमारे पास डिफ्यूजन है. डिफ्यूजन की दो टाइप्स हैं जो कि क्या है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और हमारे पास ऑस्मोसिस है विच इज बेसिकली द सिंपल डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. अब हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो बेसिकली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, जो कि एक एक्टिव प्रोसेस है. इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड ऑल ऑफ दैट. सो इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि ये दोनों एक्टिव प्रोसेसेस हैं, क्यों एक्टिव प्रोसेसेस हैं? व्हाई? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर रिक्वायर एनर्जी. व्हाई आर वी characterizing, or what do you think would be a difference between an active transport and a bulk transport? आपको नाम से, या what is your suggestion, how would you say, how is it different? एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट में आपके मुताबिक क्या डिफरेंस होना चाहिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ओके, सो बेसिकली हमारे पास
हमेशा तो दोनों ये क्या चीजें हैं, वो बेसिकली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, ठीक है। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यस इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। नाउ एक चीज अगर आपने नोटिस किया, हमने जब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात की, हमने कहा कि एक चैनल प्रोटीन स्पेसिफिक फॉर वन मॉलिक्यूल, राइट। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम आयन चैनल है तो उसमें से सोडियम आयंस पास कर रहे होंगे, क्लोराइड आयन चैनल है क्लोराइड आयंस पास कर रहे होंगे, या अगर कोई कैरियर प्रोटीन है तो वो अपने मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक होगा। वाटर मॉलिक्यूल है तो वो एक वाटर मॉलिक्यूल, मतलब बेसिकली हम एक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, हम बेसिकली इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, राइट, अभी तक जो हमने देखी हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे भी हम ये कह रहे होंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास, और अभी हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे, हमारे पास एक जगह पर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम है और एक जगह पे वही सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और लोअर टू हायर मूवमेंट हो, यानी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो, तो ये हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, राइट। एंड बिकॉज हम लो से हाई जा रहे हैं, ऑलरेडी एक कम जगह से हम ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, विच इज समथिंग एनर्जी कंज्यूमिंग, ये हमारे पास एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि इसको एनर्जी भी रिक्वायर्ड होगी। ऑन द कॉन्ट्री, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम इंडिविजुअल स्पीशीज की बात कर रहे हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट क्या है, बल्क का क्या मतलब होता है, बल्क में हम कहते हैं हमने कोई चीज बल्क में उठा ली, यानी हमने बहुत ज्यादा चीज उठा ली है। So bulk transport is basically process which involves uptake और release। यानी uptake का मतलब inside in the cell movement हो रही है, और release का मतलब है कि सेल से बाहर कोई चीज जा रही है, आउट ऑफ सेल। तो बल्क ट्रांसपोर्ट में प्रोसेस क्या हो रहा है कि हमारे पास इधर अपटेक या रिलीज हो रही है कोई चीज बल्क में, रिलीज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स यूजिंग एनर्जी, यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स बल्क में मूव कर रहे हैं इधर आउट ऑफ द सेल और इनटू द सेल। और इसमें ऑब्वियसली भारी एक चीज अगर हमें मूव करनी हो एक जगह से दूसरी जगह, या हमें बल्क में सामान उठाना हो, तो इट्स अ रिलेटिवली ग्रेटर मैग्नीट्यूड ना, तो हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बल्क में किसी चीज को उठाने के लिए। सो बेसिकली बल्क ट्रांसपोर्ट है कि हमारे सेल के अंदर कोई लार्ज मॉलिक्यूल्स बल्क में एंटर हो रहे हो, या सेल से कोई बल्क में लार्ज मॉलिक्यूल्स एग्जिट हो रहे हो। So now let's first talk about active transport. So let's quickly write stuff. Active transport में क्या होता है? Active transport में, as we said, it is against the concentration gradient. Then requires energy in the form of ATP. हमारे पास जो movement of molecules है, that is from a region of higher concentration to lower concentration region. Then हमारे पास अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, और हमारे पास अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सो डू यू रिकॉल हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स दो तरह के थे। जब हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स थे वो हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व थे और एक्टिव में भी इन्वॉल्व थे। पैसिव ट्रांसपोर्ट वाले क्या करा रहे थे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करा रहे थे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वालों को हम क्या बुलाते थे, कैरियर पंप्स। सो हमारे पास कैरियर पंप्स रिक्वायर्ड होंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, राइट। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लेट्स राइट दैट डाउन। सो एक तो हमें ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए होगा, करेक्ट। देन हमारे पास हमें एटीपी चाहिए, दैट वी हैव रिटन ओवर हियर दैट वी वुड रिक्वायर एटीपी और एनर्जी बेसिकली। देन
हमारे पास कैरियर पंप्स वुड बी इन्वॉल्व, कैरियर पंप्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। अच्छा, अब हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट रेडिली कर रहा होता है, राइट? सम सेल्स आर कैरियर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ सेल्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कुछ पैसिव। हमारे पास दोनों तरह के ट्रांसपोर्ट्स हो रहे होते हैं सेल के अंदर, लेकिन कुछ सेल्स में ज्यादा एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होगी बनिस्बत पैसिव ट्रांसपोर्ट के। सो सेल्स दैट कैरी हाई रेट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उनमें हमारे पास हमें कौन कौन से फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आती हैं? व्हाट डू यू थिंक, हमारे पास सेल्स दैट कैरी आउट हाई रेट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उनको उनमें क्या क्या फीचर्स या क्या क्या क्वालिटीज होंगी? ट्राई टू लिंक इट विद द टू नेसेसिटीज और टू प्रीरेक्विजिट्स फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक कैरियर पंप्स इन्वॉल्व होते हैं, एक हमें एटीपी चाहिए होता है। सो एक सेल मोर एनर्जी रिजर्व। ओके, सो टेल मी, हमारे पास एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस हो रही होती है सेल में? Is there any organelle which is responsible for energy or ATP production in our cells? Mitochondria. So basically, those cells which have a high rate of active transport, उनके पास abundant mitochondria होगा. So they would have what? They would have abundant mitochondria. सबसे पहले उनके पास क्या होगा? Abundant mitochondria. अच्छा, हमारे पास ATP जो प्रोड्यूस हो रहा होता है वो एज अ रिजल्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ऑक्सीजन चाहिए, राइट? सो हमारे पास एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी होनी चाहिए ताकि हमारे पास रेस्पिरेशन हो सके। सो वी वुड रिक्वायर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। देन हमारे पास एक सेल ऐसा होता है जो कि आरबीसीज होता है, राइट? अब आरबीसीज हमें पता है इट्स डिवॉइड ऑफ अ न्यूक्लियस एज वेल, मतलब हमारे पास इनिशियली आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस होता है, बट जैसे वो मेच्योर होते हैं उनके पास से सारे जो उनके ऑर्गेनील्स होते हैं, जो उनका न्यूक्लियस होता है, वो एक एक करके रिमूव होना शुरू हो जाता है। एंड वो क्यों होता है? ताकि जो हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई है या हमारे पास जो कैपेसिटी टू कैरी ऑक्सीजन है वो बढ़ जाए। तो हमारे पास बेसिकली जो आरबीसीज होते हैं दे आर डिवॉइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? सो डू यू थिंक कि अगर एक स्पीशी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो would it be able to carry out active transport? What do you think? RBCs are devoid of mitochondria. So can they carry out active transport? I mean रेड ब्लड सेल्स, हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास उनकी शॉर्ट फॉर्म होती है ना आरबीसीज। सो रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया एज दे मेच्योर वो डिवॉइड हो जाते हैं, उसमें उनका माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस अवेयर ऑफ कर जाते हैं। व्हाई? टू मेक स्पेस फॉर हेमोग्लोब, ज्यादा से ज्यादा हेमोग्लोबिन हो उनके अंदर ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन से बाइंड कर सके और ऑक्सीजन कैरी कर सके। सो एज दे मेच्योर आरबीसीज डू नॉट हैव एनी सेल्युलर ऑर्गेनील्स और दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, राइट? तो क्या हमारे पास आरबीसीज एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैरी कर सकते हैं गिवन द फैक्ट कि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता एज दे मेच्योर? So can a mature RBC carry out active transport? Okay, so you're saying no. हमारे पास क्या रेस्पिरेशन का वाहिद, अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो हमारे पास साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में हो रही होती है, ठीक है? अब हमारे पास आरबीसी के अंदर वी डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, सो हमारे पास आरबीसी में एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकती, यानी ऑक्सीजन सप्लाइड या ऑक्सीजन की वजह से जो रेस्पिरेशन होती है एरोबिक रेस्पिरेशन वो नहीं हो रही होती आरबीसीज में। व्हाई? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है। बट हमारे पास आरबीसीज का साइटोप्लाज्म तो होता है, दे आर डिवॉइड ऑफ ऑर्गेनील्स एंड दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, बट दे डू हैव देयर साइटोप्लाज्म, राइट? सो साइटोप्लाज्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है। सो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कम एटीपी जनरेट करती है रिलेटिवली। जब आप A2 में आओगे तो आप एग्जैक्ट नंबर्स पढ़ोगे कि एक एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट हो रहे होते हैं। सो
एरोबिक रेस्पिरेशन में यू आर बेसिकली जनरेटिंग 36 एटीपी मॉलिक्यूल। नेट एटीपी जो काउंट होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 या 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी होता है। ऑन द कॉन्ट्री एरोबिक में खाली 2 मॉलिक्यूल्स, नेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस हो रहा होता है। सो 2:36 या 2:38 का रेशियो होता है बिटवीन एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस हो रही होती है, ऑन द कॉन्ट्री एनारोबिक में कम हो रही होती है। सो माइटोकॉन्ड्रिया में हाई रेट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता, आरबीसीज में हाई रेट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनमें खाली एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है, जिसमें कम एटीपी, कम एनर्जी जनरेट हो रही होती है। सो इट इज नॉट लाइक कि आरबीसीज एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैरी आउट नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं लेकिन उसका रेट रिलेटिवली स्लोअर होगा, बट दे कैन स्टिल कैरी आउट what active transport. Is this clear? Okay, so basically one example of an carrier pump, हमारे पास कैरियर पम्प्स जो होते हैं और बेसिकली हमारे पास जो एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है वो तो हमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जो चाहिए होती है वो क्यों चाहिए होती है। इफ यू कुड रिकॉल, हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास कैरियर पम्प्स होते हैं, लेट्स जस्ट मूव अ लिटिल अबव, हमारे पास जो यहाँ पर कैरियर पम्प्स होते हैं, कैन यू सी हमारे पास कैरियर पम्प में हमने पढ़ा था कि उनकी, तो यू आर सेइंग बट फॉर एनारोबिक शुडंट द एनवायरनमेंट बी डिप्राइव्ड ऑफ, ओके। हमारे पास अभी आपने पढ़ा नहीं है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट? हमारे पास बेसिकली रेस्पिरेशन के 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है? लेट सो नाउ आई एम नॉट गोना टेल यू कि वो क्या स्टेप्स होते हैं बिकॉज ये आप A2 में आकर पढ़ोगे, सो वो हम A2 नॉलेज अभी नहीं कर रहे, बट हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन है ये, ठीक है? और एरोबिक रेस्पिरेशन के फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के, ठीक है? हमारा लेट्स कॉल देम A, B, C एंड D, ठीक है? हमारे पास ये जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, इट डज नॉट नीड ऑक्सीजन, और इसमें आपके पास वैसे तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो नेट आपको मिल रहा होता है ना एटीपी इस फर्स्ट स्टेप से, नेट एटीपी that is produced in the first step, that are 2 molecules. 2 molecules हमारे पास एटीपी के स्टेप में बन रहे होते हैं। इसमें ऑक्सीजन की नीड ही नहीं होती, किसी भी सेल में हो रहा हो, भले आपके पास ऑक्सीजन अबंडेंट सप्लाई में प्रेजेंट हो, आपके पास ये जो स्टेप होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है, and this first step of respiration, it does not require energy, it does not require oxygen, and it is yielding 2 moles of energy or 2 moles of ATP, ठीक है? ये जो जितने 3 स्टेप्स होते हैं, ये सारे स्टेप्स के लिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होता है। ये स्टेप्स आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमें अपने लास्ट स्टेप में रिक्वायर्ड होता है। ऑक्सीजन का जो रोल होता है ना एरोबिक रेस्पिरेशन में, दैट कम्स इन द 4th स्टेप, ठीक है? तो इवन अगर आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है भी, अबंडेंट सप्लाई है भी, तो भी आपके पास फर्स्ट स्टेप में जो साइटोप्लाज्म में आपका स्टेप हो रहा है, जिससे आप 2 मोल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस कर रहे हो, इवन इफ देयर इज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, इस स्टेप के लिए आपको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक है? इस स्टेप में यू डू नॉट नीड ऑक्सीजन, सो इवन इफ देयर इज ऑक्सीजन प्रेजेंट अराउंड यू, ऑक्सीजन जब एक रोल उसका है ही नहीं इस प्रोसेस में, तो ऑक्सीजन के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में 4th स्टेप में रिक्वायर्ड होती है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पहले ये वाला स्टेप होगा, फिर ये वाला स्टेप होगा, तब हम 4th स्टेप पे पहुंचेंगे, राइट? और ये तीनों स्टेप्स जो है ना, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये कहाँ पर हो रहे हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं। Does RBC possess a mitochondria? They do not have mitochondria. तो जब RBCs में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है ही नहीं, तो ये तीनों स्टेप्स हो ही नहीं सकते। ये फर्स्ट 2 स्टेप ही नहीं होंगे तो हम इस स्टेप पे पहुंचेंगे नहीं जहां ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। सो यस, आरबीसीज हैव एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बट जो हमारे पास जिस स्टेप में ऑक्सीजन नीडेड है, वो स्टेप कहाँ पर हो रहा है? वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हो सकता है। और क्योंकि आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, मेच्योर आरबीसीज की मैं बात कर रही हूँ, नॉट इमेच्योर आरबीसीज, मेच्योर आरबीसीज में क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, तो हमारे पास ये वाला जो एरोबिक रेस्पिरेशन का स्टेप है वो हो नहीं सकता।
तो हमारे पास खाली फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है, सो इस वजह से हम कहते हैं कि आरबीसीज रेस्पायर एनारोबिकली। इज दिस क्लियर? आप इसको चलो एनारोबिक ना बोलो, बट आप ये बोलोगे कि उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकती। सो एनारोबिक इज लाइक द फर्स्ट स्टेप। यस, एनारोबिक रेस्पिरेशन में खाली आपका फर्स्ट स्टेप हो रहा होता है। ये तीनों स्टेप आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में हो रहे होते हैं, ठीक है। वैसे तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ये चारों स्टेप हो रहे होते हैं, लेकिन एनारोबिक में सिर्फ फर्स्ट स्टेप हो रहा होता है। सो इफ ए रेस्पिरेशन लुक्स लाइक, हमारे पास बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर आप बात करो और एनारोबिक की बात करो, तो एरोबिक में क्या हो रहा होता है, ए टू बी टू सी टू डी, ये पाथवे होता है एरोबिक का, ठीक है। और एनारोबिक में खाली ए हो रहा होता है। इज दिस क्लियर? ना, हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वी सेड एटीपी रिक्वायर्ड होता है। तो एटीपी क्यों रिक्वायर्ड होता है? एज आई शोड यू द पिक्चर अबव कि हमारे पास जो कैरियर ट्रांसपोर्ट होता है उसका शेप चेंज होता है, और उस शेप चेंज की वजह से हमारा जो मॉलिक्यूल है वो पास कर रहा होता है, राइट। ये जो शेप चेंज होता है ना, वो कब होता है या वो किस वजह से होता है, उसके लिए हमें एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एटीपी मॉलिक्यूल। हमारे पास मॉलिक्यूल आया, उसने अपनी बाइंडिंग साइट से बॉन्ड कर लिया। अब ये चेंज ऑफ शेप कैसे होगा? चेंज ऑफ शेप होने के लिए कोई ट्रिगर, कोई रीजन होना चाहिए ना, या कोई बटन होना चाहिए, कोई स्विच ऑन एंड ऑफ हो रहा हो आपका जिसकी वजह से ये चेंज आ रहा हो। तो जैसे एक कैरियर प्रोटीन पर आकर एक मॉलिक्यूल अटैच करता है, तो जो हमारे पास सेल के अंदर एटीपी है, वो एटीपी उस कैरियर प्रोटीन की बाइंडिंग साइट पे आकर, कोई एटीपी की जो स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट है उससे आकर बाइंड करती है, और हमारे पास एटीपी की वजह से ये शेप चेंज होता है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल अंदर आ सकता है। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो हम कहते हैं ना कि हमें एटीपी रिक्वायर्ड होता है, वो एटीपी हमें इसलिए रिक्वायर्ड होता है ताकि हमारे कैरियर पंप का शेप चेंज हो सके, ठीक है। नाउ द कैरियर पंप दैट वी हैव टू स्टडी फॉर आवर सिलेबस is a sodium potassium pump. So we have to study a sodium potassium pump. Okay, let's draw a cell. ये हमारा सेल है, ठीक है। ये सेल का साइटोप्लाज्म है। ये जो आपकी ब्लैक बाउंड्री है दैट इज योर मेम्ब्रेन, सही है। अब इस मेम्ब्रेन पर हमारे पास क्या लगा हुआ है? हमारे पास लगा हुआ है एक सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। हमारे पास एक सोडियम पोटेशियम कैरियर पंप है, दिस इज द कैरियर प्रोटीन। हमारे पास अभी हम, वैसे डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी सोडियम पोटेशियम पंप कराते हुए मैं आपको बताती हूँ कि एटीपी का क्या रोल होता है चेन शेप करते में, ठीक है। उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, दिस इज योर सेल, दिस इज द साइटोप्लाज्म, और ये आपका आउटसाइड एनवायरनमेंट है, यानी आपका टिश्यू फ्लूइड हो गया। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास विद इन द सेल, यानी हमारे सेल के अंदर जो है, जो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन है, सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड आवर सेल, इट इज लो। यानी सोडियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज लो इनसाइड आवर सेल। और जो पोटेशियम आयन है, पोटेशियम आयन की हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है इनसाइड द सेल दैट इज हाई, दिस इज हाई, ओके। अच्छा, और इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है हमारे आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट में। बाहर हमारे पास एट ऑल टाइम्स, यस एट ऑल टाइम्स, एज ऑफ यस आप एज ऑफ येट आपको ये पता होना चाहिए, एट ऑल टाइम्स आपका जो सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज लो इनसाइड एंड पोटेशियम इज हाई इनसाइड, और उसका ऑपोजिट बाहर होता है। यानी बाहर हमारे पास पोटेशियम आयन लो होगा, दिस इज आवर पोटेशियम आयन, दिस इज लो आउटसाइड, एंड सोडियम आयन हमारे पास जो है दैट इज हाई आउटसाइड। नाउ टेल मी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना है अक्रॉस दिस पोटेशियम, अक्रॉस दिस, ये हम आपका बेसिकली दिस इज योर सोडियम पोटेशियम पंप। ये एक ही हमारे पास कैरियर पंप है जो इन्वॉल्व है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ योर, इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ योर सोडियम एंड पोटेशियम आयन। नाउ टेल मी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, कौन सी चीज
बाहर मूव करनी चाहिए आउट ऑफ द सेल, और कौन सी चीज अंदर मूव करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट? सोडियम आयन आउट एंड पोटेशियम आयन इन, दैट्स करेक्ट। होता क्या है कि हमारे पास 3 सोडियम आयंस, लेट मी राइट दिस, ये आपको नंबर पता होना चाहिए, यू हैव टू रिमेंबर दिस नंबर। 3 sodium ions leave, they are pumped outside, and उनको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास 2 potassium ions inside. Let me write कि ये outside movement है हमारी। Now, अब हम चीज नोटिस करो, हमारे पास एक डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। 3 positive ions, 3 positively charged species are moving outside, और उसको रिप्लेस करने के लिए 2 positively charged species are coming inside, right? तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल बैलेंस है वो मेंटेन नहीं हो रहा, करेक्ट? 3 पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं और उनको रिप्लेस, एंड ऑलरेडी हमारे पास सोडियम आयन लो है इनसाइड, सो हमारे पास 3 पॉजिटिव आयंस आर मूविंग आउट, और उन 3 पॉजिटिव आयंस के लॉस को बैलेंस करने के लिए 2 पॉजिटिव आयंस अंदर आ रहे हैं। तो हमारे पास ओवरऑल अगर आप देखो तो हमारे सेल में से ओवरऑल लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। कैन यू अप्रिशिएट दैट कि हमारे पास ओवरऑल लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, क्योंकि हम ज्यादा पॉजिटिव बाहर भेज रहे हैं और अंदर जो उसके बदले में पॉजिटिव आ रहा है वो कम है। तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज एक तरह से लीक कर रहा है या उसका लॉस हो रहा है आउट ऑफ द सेल। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? तो हमारे पास बेसिकली जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, या जो हमारा पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आपने पढ़ा होगा ना फिजिक्स में, एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल ऑफ आवर मेम्ब्रेन है वो नेगेटिव है। नाउ इसका मतलब क्या है? आप छोड़ दो पोटेंशियल, छोड़ दो, दिस इज समथिंग यू नीड टू नो इन A2, डोंट, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन। बस आप ये याद कर लो कि आपका जो सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है, यानी जो सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है, इट इज नेगेटिव इन कंपैरिजन टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। व्हाई? क्योंकि सेल अपना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा लूज कर रहा है बाहर, और उसको रिप्लेस वो कंप्लीटली नहीं कर पा रहा है। तो ओवरऑल जो सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है, या जो सेल की इंटरनल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव पोटेंशियल है। इज दिस क्लियर?